हेलो, आज हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। एक है वैल्यू एडेड मेथड जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, दूसरा इनकम मेथड है, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड है, राइट। तो आज हम सीखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडिशन को देखना है। वैल्यू एडिशन किसने किया है? वैल्यू एडिशन बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं इकोनॉमी के अंदर, उन्होंने जितना भी वैल्यू एडिशन किया है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के। डोमेस्टिक टेरिटरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, अगर हम इसको सबको ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। अब हमने ये देखना है कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। अब वैल्यू एडिशन देखने के लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो वो एकदम से तैयार नहीं होता। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको अलग अलग स्टेजेस में से निकलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल एक ब्रेड का, ठीक है। अब ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने सबसे पहले फ्लोर का इस्तेमाल किया। उसने जब फ्लोर खरीदा, फ्लोर की कीमत थी 500 रुपीज़। अब जब उसने फ्लोर को यूज़ करके ब्रेड बनाई तो ब्रेड की वैल्यू थी 700 रुपीज़, राइट। इसका मतलब जो 700 है ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और फ्लोर क्या है? फ्लोर उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, फ्लोर उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, राइट। तो इसी अब हमने देखना है कि ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने कितना वैल्यू एडिशन किया। तो हमारे पास वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है दैट विल बी वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि जो उसने रॉ मटेरियल या कुछ और भी यूज़ किया है उन सब की वैल्यू को अगर हम डाल दें तो हमारे पास वैल्यू एडेड आ जाएगा। तो इस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 700, आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो वैल्यू एडेड बाय द ब्रेड मेकिंग कंपनी इज 200 रुपीज़, राइट। तो ये वैल्यू एडेड का एक फॉर्मूला था। अब ये जो वैल्यू एडेड हम कर रहे हैं, इस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट की हम सेल्स देखेंगे, प्लस साथ में ये देखेंगे कि उसका चेंज इन स्टॉक कितना है, और साथ में देखेंगे कि उस प्रोड्यूसिंग यूनिट ने क्या प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी कुछ रखा है, उसको भी ऐड डाउन कर देंगे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। इन सबको मिलाकर हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, राइट। अब जब बात आती है सेल्स की, तो कई बार आप कोई क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर आपको सेल्स वर्ड दिया होगा। सेल मीन्स सेल जो उस प्रोड्यूसिंग यूनिट ने कहीं भी की हो। तो इसमें इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं। एक तो आ जाएगा सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट, राइट, जो कि उसने कंट्री के अंदर की है, और साथ में सेल का दूसरा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट्स, राइट। तो अगर अकेला सेल वर्ड गिवन है इसका मतलब इट इंक्लूड्स दीज बोथ थिंग्स, डोमेस्टिक मार्केट की सेल भी और एक्सपोर्ट्स भी आ जाएगा। तो अगर सेल गिवन है तो एक्सपोर्ट को ऐड ऑन नहीं करना है। फिर दूसरी बात आती है चेंज इन स्टॉक। इसको हमने कैसे मेजर करना है? चेंज इन स्टॉक को मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक आ जाता है। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के बारे में तो हमने बता ही दिया कि जैसे फार्मर है, उसने कुछ प्रोड्यूस मार्केट में सेल की और कुछ उसने अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख ली, तो उसने जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन रखी है उसको भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर कैलकुलेट करेंगे,
राइट। अब कई बार ऐसे होता है कि आपके पास कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है जिसके अंदर आपको क्वांटिटी गिवन होती है और प्रोडक्ट की प्राइस गिवन होती है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की। तो एक और मेथड जो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने का है, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्वांटिटी जो किसी भी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस की गई है, अगर उसको हम उसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी। और इसके अंदर अगर आप चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हो तो आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो अब हमने देख लिया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के हमने दो मेथड बता दिए, एक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर सेल गिवन नहीं है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को प्राइस के साथ मेजर करके आपको सेल की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज हाउ वैल्यू एडिशन कैन बी कैलकुलेटेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है उसको बनाने के लिए हमें कोई रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी भी एक गुड को बनाने के लिए हमें चाहिए। दे विल ऑल बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम लिख देते हैं कि रॉ मटेरियल भी हो सकता है, या कई बार ऐसे होता है कि जैसे रिटेलर ने होलसेलर से ख़रीदा, ठीक है, तो जो होलसेलर के पास प्रोडक्ट था उसने रीसेल के लिए उसको रखा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर हम ये दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है या रीसेल के लिए है। अब जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, कई बार इंपोर्ट्स की वैल्यू गिवन होती है, अब उसको लेना है या नहीं लेना है। अगर हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट ये गिवन है, राइट, तब ही हमने इंपोर्ट्स को ऐड ऑन करना है। अगर हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इटसेल्फ ही हम लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो परचेज ऑफ मशीनरी है उसको कभी भी हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं मानना है, दैट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट, राइट। तो परचेज ऑफ मशीनरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं है, राइट। तो इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं, जैसे हम ये जानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर हमारे 3 बेसिकली सेक्टर्स हैं, राइट। तो जो भी वैल्यू एडिशन है, मान लो वैल्यू एडिशन किया प्राइमरी सेक्टर ने, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड ले लिया तो इसको हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय प्राइमरी सेक्टर। इसी तरह वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, राइट। तो सेकेंडरी सेक्टर का ये जो हमारे पास आ जाएगा तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, ये प्राइमरी सेक्टर आ गया, ठीक है। इसी तरह ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर, तो टर्शरी सेक्टर ने जितना भी वैल्यू एडेड किया है दैट विल बी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तीनों सेक्टर्स ने जो भी वैल्यू एडिशन किया है वो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा। यहाँ अभी जो हमने वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिखा था ये भी हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ही कहलाएगा, राइट। इसके बाद हमने ये GDP कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम चाहते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो नेशनल इनकम का दूसरा नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। हमने अभी GDP कैलकुलेट किया, तीनों सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो GDP मार्केट प्राइस में से अगर हम
डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास नेट का कंसेप्ट बन जाएगा। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो नेट हो जाता है। अब डोमेस्टिक में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये नेशनल का कंसेप्ट बन जाएगा। और फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास NNP-FC या नेशनल इनकम आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिशन मेथड। तो प्रिकॉशंस में पहली प्रिकॉशन हमारे पास ये आती है कि हमने कभी भी जो हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की अलग से वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। सेम वे में जो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इनको भी हमने नेशनल इनकम में नहीं ऐड करना। हाँ, जो कमीशन अर्नड है इनकी सेल परचेज पर, कमीशन अर्नड ऑन दीज विल बी एडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि वो ब्रोकर का सर्विसेज हैं जिसके बदले में उसने चार्ज किया। इसी तरह जो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, जैसे हाउसवाइफ की सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैंने एग्जांपल क्या दिया, हाउसवाइफ की सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन होती है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई अपने किचन गार्डन में काम कर रहा है तो आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी। सेम वे वन मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जो इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू है ऑफ ओन हाउस, इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ ओन हाउस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, राइट। थैंक यू ऑल।